त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न यूनिट। यूनिट वी नो आर ऑफ टू टाइप्स। एक हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। जनरली पहले सिस्टम ऑफ यूनिट था बहुत सारा, है ना, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एपीएस सिस्टम। बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट को लेकर के बहुत जब कन्फ्यूजन होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा, तो एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। उससे ताकि हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्या था, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग कंसिडर किए। 7 फंडामेंटल यूनिट्स इक्वल टू मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सब का नेम हम लोग जानते हैं। इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन हो गया एम, एल, टी, के, मोल, कैंडेला फॉर सी डी, और करंट के लिए हम लोग आई और ए यूज़ करते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है। इसके बाद जितना भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो यही फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बना होगा। ओके, आइदर बाय द मल्टीप्लीकेशन और बाय द डिवीजन ऑफ एनी टू फंडामेंटल क्वांटिटीज और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हो गया द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड बाय सुइटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग एक से ज्यादा बार भी ले सकते हैं, या तो उसके लिए उसके ऊपर पावर आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट जितना भी होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो सब यही 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना होता है। अब डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर के हम लोग अगर अलग अलग डिराइव यूनिट का डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ। जो भी दे सकता है, जैसे मान लो स्पीड दे दिया, तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी बोलो तुम लोग, वेलोसिटी और स्पीड, इसका डायमेंशन है तो एस इक्वल टू वी इंटू टी, तो दिस इज एस बाई टी, है ना। तो ये हो गया एल, ये हो गया टी, तो इट बिकम्स एल टी टू द पावर -1। एक्स से निकाल सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो एल इंटू टी टू द पावर -2 हो जाएगा। देन फोर्स निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हो जाएगा, है ना। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा, क्या बताओ, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया एम और एक्सेलरेशन क्या आया था, एल टी टू द पावर -2। सिमिलरली अगर हम लोग को सपोज मोमेंटम बोलता है, मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया m एंड वेलोसिटी इज दिस वन। ओके, तो मोमेंटम इनटू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इंपल्स। अगर बोलते हैं हम लोग को इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा, तो इंपल्स के लिए मोमेंटम को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m l t टू द पावर -1। एनर्जी अगर बोलते हैं तुम लोगों को, एनर्जी या फिर वर्क या फिर हीट या फिर टॉर्क, हीट, वर्क, एनर्जी आर द सेम थिंग्स, इसका ही डायमेंशन सेम होता है। और टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे, बताओ, बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको भी हम लोग बोलेंगे टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन एंड वर्क इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना, बोलो, एफ के साथ एल को मल्टीप्लाई कर देते, एफ इज दिस वन, एफ इज दिस वन, इसके साथ एल मल्टीप्लाई कर दो तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इस तरह से हम लोग हर फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ कांस्टेंट टर्म ऐसा आता है जिसका हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला जानना चाहिए, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल इनवर्स टी टू द पावर -1। इसको हम लोग विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से निकाल सकते हैं। डी वी बाई डी एक्स हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ए हो गया तुम्हारा एरिया, एफ हो गया 4। यहाँ से सबको पुट कर दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ ईटा। ईटा का डायमेंशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कैपिटल जी दे दिया, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी बहुत जगह यूज होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g का डायमेंशन हो गया f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। f मतलब m l t टू द पावर -2, दिस इज l स्क्वायर बाई m इंटू m। ओके, m कैंसिल हो जाएगा, m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g becomes equal to m to the power -1 l cube t to the power -2।
ओके, जैसे मान लो तुम लोगों को अगर बोल देता है सपोज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सपोज हम लोग एस से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, दिस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, फोर्स डिवाइडेड बाई एल, तो इट बिकम्स एम टी टू द पावर -2 है ना। जैसे मान लो तुमको बोल सकता है के इज व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कंडक्शन में हम लोग पढ़े Q इक्वल टू के इंटू ए θ1 minus θ2 into t divided by x. So from here we can get k equal to q into x divided by a θ1 minus θ2 into t. तो q तो हीट हो गया, हीट का डायमेंशनल फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं बताओ, हीट के लिए हो जाएगा तुम्हारा m एल स्क्वायर, हीट मीन्स एनर्जी, एनर्जी हीट वर्क सबका डायमेंशन होता है m एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, इट इज टी टू द पावर -2, x हो गया तुम्हारा लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया मीन्स एल स्क्वायर। अब टेम्परेचर को हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड के से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थीटा यूज करते हैं, टी टाइम हो गया, तो यहाँ से ये एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये एम एल टी टू द पावर -3 थीटा टू द पावर -1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -3 थीटा टू द पावर -1। ओके, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर हम लोग इसका सपोज स्मॉल के, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के टी, तो यहाँ से हाफ तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, तो टी का डायमेंशन पुट करो, टी इज द टेम्परेचर, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ के, तो के का डायमेंशन हो जाएगा क्या चीज बताओ यहाँ पर, एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को जनरली हम लोग यहाँ पर से थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो थीटा से डिवाइड कर दो तो थीटा टू द पावर -1 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1। ठीक है, कभी कभी तुम लोगों को बोल देता है तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, पोटेंशियल बच्चा अलग अलग पार्ट में फिजिक्स में अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ग्रेविटेशन में अगर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल निकालेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा, हर पोटेंशियल का लेकिन डायमेंशन सेम नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोले तो हर पोटेंशियल एनर्जी का तो डायमेंशन सेम होगा बिकॉज दिस इज द एनर्जी, बट पोटेंशियल डिफरेंट चैप्टर में डिफरेंट पार्ट में फिजिक्स का पोटेंशियल का डायमेंशन अलग अलग होता है, तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या रिलेशन है, जैसे मान लो अगर हम लोग ग्रेविटेशन में बोलते हैं तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू वी लिखते हैं, है ना, तो यहाँ से अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जाएंगे तो इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालोगे तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लिखेंगे, वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालोगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा। ओके, तो ऐसे हम लोग किसी भी पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर तुमको बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा एनर्जी, एनर्जी मींस एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई मास कर दो, मास कैंसिल, तो इट बिकम्स एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, लेकिन अगर यही तुमको बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चा इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एंड चार्ज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट आई इंटू टी, आई इज करंट एंड टी इज टाइम, तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट के लिए हम लोग आई भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज करते हैं, जनरली ए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ए हो गया ए इंटू टाइम हो गया टी, तो इसको अगर हम ऊपर कर देंगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए इनवर्स, ओके, इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 इंटू ए इनवर्स। ओके,
ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिमिलरली अगर तुमको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालने के लिए दे देता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, रेजिस्टिविटी का, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज इट इज गिवन दैट तुमको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलता है, सपोज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है, दैट मींस कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, तो यहाँ से हम लोग आई का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आई इज करंट, करंट अभी हम लोग पढ़े आई इक्वल टू कितना आया था बताओ, करंट ए, करंट के लिए आई या ए यूज करेंगे, दिस इज ए एंड आर, और V हो गया तुम्हारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या तो डायरेक्ट याद रखो, अगर नहीं भी याद रख पाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखना पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, पर यूनिट चार्ज, चार्ज के लिए कितना गया था बताओ, a इंटू टी। ओके, तो r का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये भी a को यहाँ लाओ ऊपर कर दो, इट बिकम्स m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2, so it becomes m l square t to the power minus 3 a to the power minus 2। समटाइम्स तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए अगर पूछेगा तो फिर हम लोग r इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू दिस वन। अब एल हो गया लेंथ और ए यहाँ पर है एरिया, ए यहाँ पर क्या बताओ, ए इक्वल टू हियर एरिया। तो लेंथ का डायमेंशन हो गया एल, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक एल अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर रो का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक एल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये एल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इट बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, एम, एक एल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो ऐसे ही तुम लोगों को बोल सकता है कि एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मान लो, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट का अगर हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे या तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज यू कैन यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज चार्ज, ये भी यूज कर सकते हो। फिर या फिर एफ इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो 4 पाई तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। वी कैन यूज एफ इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2, चार्ज, चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बोलो, आई इंटू टी, मतलब ए इंटू टाइम, तो ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए फॉर एम्पेयर। ओके, और एफ हो गया यहाँ पर कितना बताओ, एफ नीचे चला आएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले है, एफ का फॉर्मूला हो जाएगा एम, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर माइनस 2 एंड दिस इज एल स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कितना बताओ, एम टू द पावर माइनस 1 एल क्यूब एल टू द पावर माइनस 3 एंड दिस इज टी टू द पावर 4 हो जाएगा एंड ए टू द पावर 2 रहेगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, वैसे ही हम लोग परमिएबिलिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, म्यू नॉट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी निकाल सकते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो अगर हम लोग मान लेते हैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई करके भी निकाल सकते हो, म्यू नॉट एन आई कर दो, वहां से म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा, लेकिन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये भी सीख लो, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो तुम लोग। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एफ इक्वल टू बी आई एल। ओके, एफ इक्वल टू बी आई एल यूज करेंगे अगर हम लोग, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, जो फॉर्मूला यूज याद है उस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सबको याद रखना तो मुश्किल है,
इतना सारा डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारा है, याद रखना तो मुश्किल, हम लोग फॉर्मूला याद रख सकते हैं बिकॉज चैप्टर पढ़ेंगे तो फॉर्मूला तो हम लोग को याद रहेगा ही, तो वो फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर लो। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा कितना बताओ, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, आई इज अ करंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ए इंटू टी होता है एल, यहाँ पर हो गया तुम्हारा लेंथ, तो ये हो गया एल एल कैंसिल, इसको ऊपर लेकर के चले जाओ, तो एम टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन। तो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट इन आई। ठीक है, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारा आ गया एम टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया एल टू द पावर माइनस वन, और ये हो गया करंट, करंट के लिए हम लोग ए यूज कर रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ चले आओ, तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम, एल यहाँ आया ऊपर गए तो एल टू द पावर वन हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस थ्री था और ए यहाँ आएगा ए टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस टू। ठीक है, वैसे ही हम लोग जितना भी टर्म्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएमएफ, ईएमएफ इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वहाँ वही डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, ईएमएफ के लिए हो जाएगा। ओके, कहीं कहीं आ जाता तुम लोगों का प्लैंक्स कांस्टेंट एच, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, इक्वल टू एच इंटू न्यू, इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वन बाई टी, तो ई इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू की जगह में वन बाई टी पुट करो, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी के साथ, तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इंटू टाइम। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, अब उसके साथ टाइम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स टी टू द पावर माइनस वन। ऐसे हम लोग हर डिराइव यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन देता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके आगे जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें तुम लोगों को अपलोड कर दिए हैं कि अगर उसमें जनरली दो तीन टाइप का प्रॉब्लम देता है, उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग फंडामेंटल यूनिट को चेंज कर देंगे तो फिर कैसे बनेगा प्रॉब्लम, ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो जनरली यूज करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन तुम लोगों का इस साल जेई मेन में आया हुआ था, नीट में आया हुआ था, वो सारा क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग वेरी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो पहले बच्चा ये समझ लो व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, रिमेंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर दोनों का डायमेंशन मस्ट बी सेम, two different physical quantity or two physical quantity having different dimensions can never be added, can never be subtracted. Okay, जैसे मान लो अगर हम लोग बोलते हैं 5 न्यूटन प्लस अगर हम लोग 5 न्यूटन प्लस सपोज 5 न्यूटन प्लस अगर हम लोग 3 मीटर, इसको अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो दिस इज नेवर पॉसिबल, 5 न्यूटन 3 मीटर इसको एडिशन हम लोग नहीं कर सकते, या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देयर यूनिट देयर डायमेंशन मस्ट बी सेम। अगर डिफरेंट डायमेंशन वाला को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हम लोग न्यूटन के साथ किसी को ऐड करना चाहते हैं तो न्यूटन के साथ न्यूटन ऐड करेंगे, ओके, मीटर के साथ मीटर ऐड करेंगे, केजी के साथ केजी ऐड करेंगे, अर्ग के साथ अर्ग, जूल के साथ जूल ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर डायमेंशन मस्ट बी सेम, और दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम लोग यूज करते हैं 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी न्यूटन में ही आएगा, है ना। तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का डायमेंशन जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन दे मस्ट बी सेम। ओके, जैसे अगर हम लोग मान लो एफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमको पता है टाइम,
अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी मान लो। तो ये अल्फा बीटा और कांस्टेंट ये हमको नहीं पता है कितना होगा, लेकिन टी पता है टाइम होगा। तो इन दोनों का एडिशन जो है वो पता है फोर्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंपोनेंट जो होना चाहिए, दिस टू कंपोनेंट्स मस्ट बी फोर्स। ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, मतलब ये भी फोर्स का डायमेंशन होगा, इसका भी डायमेंशन फोर्स होगा, तो ही हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा टी स्क्वायर इसका डायमेंशन होगा फोर्स एंड बीटा टी इसका डायमेंशन ये भी होगा फोर्स। तो यहाँ से तुमको बोल देगा कि ये कांस्टेंट टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्या चीज बताओ, फोर्स बाई टाइम स्क्वायर। बीटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स बाई टाइम। ओके, तो फोर्स हो गया तुम्हारा एम एल टी टू द पावर माइनस टू बाई टी स्क्वायर, इट बिकम्स एम एल टी टू द पावर माइनस फोर। सिमिलरली इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एम एल टी टू द पावर माइनस टू बाई टी, तो इट बिकम्स इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर तुमको बोलेगा कोई कांस्टेंट टर्म इक्वेशन के अंदर रहेगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो एक चीज तो हमेशा याद रखना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज अगर पॉसिबल है तो उसी वक्त जब उन दोनों का यूनिट सेम होगा और दोनों का डायमेंशन सेम होगा। डिफरेंट डायमेंशन डिफरेंट यूनिट वाला दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर पॉसिबल। ओके, यही हो गया तुम लोगों का इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके ऊपर बेस करके जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था तुम लोगों का एग्जाम में इस साल, वही देखो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, if B is a magnetic field and mu naught is the permeability of the free space, then the dimension of B by mu naught is। तो हम लोग B मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना अभी सीखे। म्यू नॉट उसको भी निकाल सकते हैं, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इतना सारा फॉर्मूला, इतना सारा डायमेंशन फॉर्मूला जो भी है उसको याद रखना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें बहुत सारा मिसमैच हो जाएगा, इसके साथ वो उसके साथ ये। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं, निकाल करके अगर याद है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो फिर हमको निकालना पड़ेगा, निकाल करके पुट करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में बच्चा तुमको टाइम तो मिलेगा 1 मिनट या इवन 1 मिनट से कम टाइम के अंदर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मिनट में क्वेश्चन में तुमको पढ़ना भी है, समझना भी है। तो विद इन अ मिनट अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर हम लोग दूसरा कोई ट्रिक यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर तुमको बी म्यू नॉट के टर्म्स में बोला बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे इक्वेशन यूज करेंगे जहां से बी बाई म्यू नॉट डायरेक्ट निकला है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू, वी कैन राइट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बी बाई म्यू नॉट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी बाई म्यू नॉट बिकम्स एन इंटू आई। ओके, तो बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बोला है, तो ये डायमेंशन और इसका डायमेंशन मस्ट बी सेम, बिकॉज ये एक इक्वेशन बन गया है ना, बीच में इक्वल टू है, तो इसका इसका डायमेंशन मस्ट बी सेम। तो यहाँ से n इंटू आई का डायमेंशन मालूम करो, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ बी बाई म्यू नॉट। तो अब इसका अलग अलग निकालना है, इतना बड़ा निकालने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका डायमेंशन होता है एल टू द पावर माइनस वन। और आई हो गया करंट, करंट के लिए हम लोग क्या बोले, इधर अम्पेयर यूज करेंगे या फिर आई भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ ए फॉर अम्पेयर, तो ए यूज करेंगे हम लोग, तो इट बिकम्स एल टू द पावर माइनस वन इंटू ए। तो एल टू द पावर माइनस वन इंटू ए योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा जो टाइम रहता है तुम लोगों को एग्जाम में, उस टाइम के अंदर हम लोग इसको वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तुमको बोल दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन फैरेड इन एफ। तो एफ के टर्म, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड सी। सी स्टैंड फॉर एम एल हो गया तुम्हारा मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज, सी स्टैंड फॉर चार्ज। ओके, तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर ऐसा आ जाएगा अननोन जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है, तो यूज सिंपलेस्ट इक्वेशन जिससे हम लोग वेरी क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू सी इंटू वी हम लोग जानते हैं, यूज कर सकते हैं, वहां से हम लोग सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन हमको Q भी निकालना पड़ेगा। Q तो चलो चलो ठीक है जानते हैं, फिर भी हमको अलग से निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, वहां से भी निकल सकता है। या फिर हम लोग इसको सिंपली यूज करेंगे एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो यहाँ से सी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, क्यू स्क्वायर बाई एनर्जी। एनर्जी तो वेरी रफली हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दो, टू इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। और चार्ज के टर्म्स में बोल दिया तुमको, इन टर्म्स ऑफ चार्ज बोला है ना, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर सी यूज करने के लिए बोला, तो इसको हम लोग सी स्क्वायर यूज कर देंगे। ठीक है, और सी को यहाँ पर एफ कर दो, एफ सी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ बोला है, तो इट बिकम्स इक्वल टू कितना बताओ, m टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर माइनस टू टी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f। तो ये बिकम्स सी स्क्वायर एम टू द पावर माइनस वन, सी स्क्वायर एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस टू
एल टू द पावर -2 एंड टी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर इज दिस वन। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 4, करेक्ट आंसर। ये सब बच्चा देखो इस साल तुम लोगों का जेई मेन का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बता रहे तुम लोगों को कैसे हम लोग क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आया था दिस आल्सो जेई मेन 2025 क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू दिस वन वेयर टी इज टाइम, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी बाय डी क्या होगा। तो अब यहाँ से सोचो, अच्छा यहाँ से कुछ टर्म्स ये होता है जिसको याद रखेंगे हम लोग, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, कुछ स्पेशल फंक्शन रहता है जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्पेशल फंक्शन बोलने का मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और यहाँ पर जो एक्स रहेगा उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, एंगल जो रहेगा उसका भी कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। अगर हम लोग बोलते हैं ई टू द पावर समथिंग, कोई भी फंक्शन मान लो ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये सिर्फ एक्स जो रहेगा दैट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, डायमेंशन नहीं होता मतलब क्या होगा, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0, तो इट बिकम्स इक्वल टू एक्चुअली 1। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब उसका डायमेंशन हो जाएगा 1। अगर हम लोग बोलेंगे लॉग ऑफ एनी फंक्शन आ गया लॉग एक्स, लॉग एक्स इज ऑल्सो रिमेंबर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये पूरा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, और ये इसका डायमेंशन हो जाएगा कितना 1। यहाँ पर भी एक्स का डायमेंशन हो जाएगा 1, यहाँ पर भी एक्स का डायमेंशन हो जाएगा 1। ओके, तो कोई भी स्पेशल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस तरह का जितना भी फंक्शन आता है उसमें वो डायमेंशन लेस होता है, याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये बोलेंगे इक्वेशन में देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर साइन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर होगा, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो ये पूरा चीज का डायमेंशन जो होगा सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये पूरा का डायमेंशन बी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका डायमेंशन सी और टी पर डिपेंड करेगा, और इसका डायमेंशन सिर्फ डी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये सब को ऐड करके हमको क्या मिल रहा है, एक्स। एक्स यहाँ पर है डिस्टेंस, तो मतलब हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का डायमेंशन जो होगा वो डिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा, ओके, या एल के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज एल, dimension of b is also L because this is dimensionless quantity. Okay, sin t is dimensionless quantity, तो dimension of a dimension of x के बराबर होगा, dimension of d dimension of x के बराबर होगा, dimension of c into t square will be equal to dimension of x। तो एक सिर्फ बच गया c into t square जिसका डायमेंशन हम लोग x के बराबर बोल सकते थे, सिर्फ ओनली c का डायमेंशन जो होगा वो x by t square होगा, एंड अदर देन c a b एंड d सबका डायमेंशन क्या है, लेंथ के बराबर है। ए का डायमेंशन बोलो बी डी, सबका डायमेंशन एक्स के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी बाई डी निकालते हैं तो ए और डी दोनों का डायमेंशन तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको तो पुट करने का जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ बी और सी का डायमेंशन पुट कर देंगे। बी हो गया तुम्हारा एक्स, सी हो गया तुम्हारा एक्स बाई टी स्क्वायर, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, सो इट इज एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 हो जाएगा, एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्म, करेक्ट आंसर। ओके, तीसरा हम वेरी क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, जैसे यहाँ पर मान लो तुमको दे दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू अल्फा इंटू सिग्मा प्लस बीटा इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन अल्फा बाई बीटा क्या होगा। अब देखो यहाँ से अल्फा बाई बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डिराइव यूनिट ये दो तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमको दिस वन। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन 5 के बराबर है, इसका भी डायमेंशन 5 के बराबर है, और दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों का डायमेंशन मस्ट बी सेम। सो वी कैन सिंपली राइट अल्फा इंटू सिग्मा इक्वल टू बीटा इंटू लैम्डा। ओके, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बाई बीटा, अब अल्फा और बीटा का डायमेंशन दोनों को 5 के बराबर करके हम लोग निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट अगर यहाँ से अल्फा बाई बीटा निकालें तो लैम्डा डिवाइडेड बाई सिग्मा आ जाएगा। अब लैम्डा हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इट इज एरिया बाई लेंथ। अब एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। ओके, तो ये एरिया बाई एल अगर लिखोगे यहाँ डायमेंशन पुट कर दो एल स्क्वायर बाई एल, so it becomes only L। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ L। L अब यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा, चार्ज इज नॉट L, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट L, डिस्प्लेसमेंट एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होता है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू दिस वन, ऑप्शन नंबर 3। ओके,
ना यहाँ से देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देता है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों को मैच करो, या कॉलम 1 कॉलम 2 मैचिंग वाला क्वेश्चन अगर दे देता है, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बिकॉज हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आ जाता है, तो चारों का हम लोगों का वैल्यू निकाल निकाल करके मैच करना पड़ेगा। तो वो नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे एक ऐसा चीज इसमें से देखें जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम लोग को याद रखें, उसका डायमेंशन किसके साथ मैच कर रहा है, वो जिसके साथ मैच करेगा वो कॉलम अगर ऑप्शन में एक मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको टिक कर देंगे, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी, वो निकाल सकते हैं तुम लोग, अभी हम लोग निकाले हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट निकालते हैं आई इंटू ए से। एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम मान लो, ये याद रखना आई इंटू एल से। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो आई के लिए करंट एम्पेयर यूज करेंगे और ए एरिया हो गया, ठीक है, ये करंट और ए एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया, एरिया के लिए एल स्क्वायर होगा, तो इट इज एल स्क्वायर इंटू ए। अब एल स्क्वायर इंटू ए ऑप्शन में देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा सी का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सी में 4 कहाँ है, देखो सी में 4 कहाँ है, 1 3 2 2 3 1 4, एक ही, सब ऑप्शन अलग अलग है, तो सी का एक ही ऑप्शन है 4 जो इसके साथ मैच करता है, तो फिर अदर ऑप्शन को हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, बाकी जो भी आंसर मिलेगा इसी के साथ मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इज 4। ठीक है, अलग अलग हम लोग निकालना तो सीख चुके हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा टाइम बहुत चला जाएगा, तो उतना टाइम तो हम लोग के पास एग्जाम में रहेगा नहीं, तो एग्जाम में जो टाइम रहेगा उस टाइम के अंदर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा कोशिश करना है। एक कभी एक में देखोगे जैसे मान लो सी का 4 जो आया, सी का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो फिर एक और दूसरा वाला भी हम लोग चेक कर लेंगे, या दूसरा वाला का ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो वो फिर दोनों को कॉमन कौन सा और देख करके हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा कि विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर एक में देखो, यहाँ पर सी बोलो ए बोलो, सब में देखो 1 2 3 3 4 सब अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, जैसे ही देखो कि सब में अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दो जगह नहीं दिया हुआ है, तो किसी भी एक को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब वो एक जो मिल जाता है वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब वो एक में भी देखो कि ये चारों में कौन सा सबसे इजी है जो तुम वेरी क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल करके कोई देख सकता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बताएं, एफ इक्वल टू बी आई एल यूज कर लो, एफ इक्वल टू बी आई एल यूज कर लो, तो यहाँ से आई और एल का पुट करेंगे, एफ जानते हैं हम लोग, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ मैच कर रहा है, हम लोग का आंसर आया 4, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए 2 मीटर, 2 मतलब ये मैच करेगा तुम्हारा, बी के लिए ये मैच करेगा। ठीक है, तो बट तरीका क्या है ये समझ लो, इस तरह का क्वेश्चन को वेरी क्विकली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारा जेई मेन का क्वेश्चन है इस साल का। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन भी तुम लोगों का इसी साल दिया हुआ था एग्जाम में। अब यहाँ पर तुमको बोल दिया था एनर्जी ई और मोमेंटम पी ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ मास एम रिलेटेड टू by some equation given that c represent the speed of the light, identify the correct equation। अब यहाँ से हम लोग एनर्जी का करेक्ट डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे, तो दोनों तरफ का डायमेंशन मस्ट बी सेम है ना, तो अगर यहाँ पर ये एनर्जी है, ये पी मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एम मास है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी का स्क्वायर है, देखो हर ऑप्शन में एनर्जी का स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में भी हर इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एनर्जी का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एम और सी से रिलेटेड इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक तो मिल गया तुम्हारा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसका मतलब E स्क्वायर इक्वल टू जो होना चाहिए एम स्क्वायर एंड सी टू द पावर 4, तो एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 जो होगा वो ऑप्शन होना चाहिए, तो एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 यहाँ पर भी है, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें से कौन सा होगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पी सी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो एनर्जी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग लिखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे मॉडर्न फिजिक्स में, E इक्वल टू पी इंटू सी होता है। ठीक है, एम सी स्क्वायर को ही अगर हम लोग एक सी इसके साथ दे दो, एक सी इसके साथ दे दो, एम इंटू सी क्या हो गया बताओ, मोमेंटम, तो पी इंटू सी, तो ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो एनर्जी स्क्वायर इक्वल टू इसका भी इसका डायमेंशन सेम है, दोनों को यूज कर ऐड करेंगे तो ई स्क्वायर मिल जाएगा, तो आवर करेक्ट आंसर विल बिकम इक्वल टू कौन सा बताओ, दिस वन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चा, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया तुम्हारा क्या, इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़े स्ट्रेस बाय स्ट्रेन,
जिसमें से स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन हमेशा याद रखना डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन जो होगा इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस का यूनिट जो होता है इज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर, और प्रेशर हो गया तुम्हारा फोर्स बाई एरिया। फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को ऊपर लेकर के चले जाओ तो एल टू द पावर माइनस एक एल कट जाएगा, एल टू द पावर -1 बचा हुआ रहेगा, तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 होगा। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ यू कैन से प्रेशर और स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबका डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर बोला है क्या चीज बोलो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी ले लो तुम लोग, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग के ले लेते हैं सपोज, डिवाइडेड बाई टॉर्क। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन हम लोग क्या बोले, बोलो इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस इज फोर्स बाई एरिया, तो ये हो गया एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया हो गया, ओके। और टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आर मान लो। तो अगर ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स और फोर्स ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या रह गया बताओ, 1 बाई एरिया इंटू आर डिस्टेंस, तो एरिया हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर और डिस्टेंस हो गया एल, तो इट बिकम्स इक्वल टू एल क्यूब, ओके। तो इसको ऊपर ले आएंगे तो एल टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, इसका डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो एल टू द पावर -3 आएगा, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। तो इसको इसके साथ मैच करेंगे तो एल टू द पावर -3, तो बी का वैल्यू -3 आ गया, विच इज गिवन बी इक्वल टू -3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, तो इसमें सी का मतलब टी टू द पावर, ना m है ना t है, तो m टू द पावर 0 हो गया, t टू द पावर 0 हो गया, तो c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बच्चा 0, ओके। c का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 0, c इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इट बिकम्स इक्वल टू 0, योर करेक्ट आंसर c इक्वल टू 0, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर भी मैच करने के लिए दे दिया है, तो मैच करने के लिए जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या बोले, सिंपली यूज करेंगे कि अगर हम लोगों को जैसे यहाँ पर देखो a में 1 2 3 3 3 दो बार दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 1 1 3 दे दिया, यहाँ पर 4 4 2 4, यहाँ पर 2 2 4 3, सब ऑप्शन में एक से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम लोगों को एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हर ऑप्शन में ए में अगर 3 1 2 3 4 अलग अलग होता तो सिर्फ ए निकालते हैं, जो मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 दो है, तो हम लोगों को अगर ऑप्शन में आ गया तुम्हारा ए के साथ 3 मैच करो तो 3 ये भी है, तो फिर हमको एक और मैच करना पड़ेगा, एक और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एंगुलर इंपल्स या लेटेंट हीट या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई भी देख सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोग जो इसमें से तुमको इजी लगेगा, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं एंगुलर इंपल्स भी हम लोग अभी देखे जा, एंगुलर इंपल्स क्या होता है, लीनियर इंपल्स होता है तुम्हारा फोर्स इंटू टाइम, तो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा टॉर्क इंटू टाइम, है ना। तो एंगुलर इंपल्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, एंगुलर इंपल्स, तो इट बिकम्स टॉर्क इंटू टाइम, ओके। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं सेम एज दैट ऑफ एनर्जी वर्क डन, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इंटू टी, तो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 कौन सा हो गया बताओ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 ये हो गया। तो एंगुलर इंपल्स का डायमेंशन 3 के साथ मैच किया, तो ए के साथ 3 मैच करेगा। अब ए के साथ 3 और ए के साथ 3 ऑप्शन 1 में भी है, ऑप्शन 3 में भी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को कुछ और चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग लेटेंट हीट चेक करते हैं तो लेटेंट हीट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एम इक्वल टू क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। एल हो गया तुम्हारा लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्यू बाई एम, ओके, क्यू बाई एम। लेटेंट हीट का हम लोगों को यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा, बोलो क्यों। बी का यहाँ पर ऑप्शन देखो 1 दिया हुआ है, हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, आइदर 1 और 3 होगा ना, तो 1 में भी बी का 1 दिया हुआ है, 3 में भी बी का 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी का तो ऑब्वियस रहेगा यही आएगा, चेक करके देखो दूसरा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी अगर हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 बाई एम, एम कैंसिल हो गया, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ये ले सकते हैं, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ये आएगा। तो उससे हम लोग का लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उसको तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते थे। 1 और 3 में दोनों में देखो B1 यहाँ पर भी B1 है ना, तो यूजलेस था, निकालने का जरूरत ही नहीं था हम लोग को, वही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब यहाँ देखो सी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 2, डी में यहाँ दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है यहाँ 4, डी और सी का अलग अलग है, तो उसमें से कोई एक निकाल लो। तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ईएमएफ क्या था बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते थे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हम लोग इजीली निकाल सकते थे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
ये पोटेंशियल वाला मामला बच्चा याद रखना, पोटेंशियल के लिए तुमको बहुत जगह देखोगे, तुमको सिर्फ पोटेंशियल बोल करके डायरेक्ट याद मत कर लेना कि पोटेंशियल जहाँ पर भी आएगा वही ले देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन अलग होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन अलग होगा, इवन अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलता है उसका डायमेंशन अलग होगा। सबको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे हर एक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लेकिन सेम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कर दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अगर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। क्लियर बच्चा, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ईएमएफ हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए क्या करेंगे, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज बताओ, ए इंटू टी। तो इसको ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1 इज दिस वन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन ये डायमेंशन हो जाएगा 2 नंबर। तो डी का हो गया 4, डी का 4 तुम्हारा कौन सा है, दिस वन, डी का 4 ये वाला हो गया। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू कौन सा बताओ, 3। योर करेक्ट आंसर विल बी 3। ठीक है, तो मैचिंग में कभी कभी ऐसा हो जाता है जहां पर हम लोगों को, अच्छा ये तो देखो हम लोगों को 2 नंबर चेक करने का जरूरत ही नहीं था, कभी कभी एक से काम चल जाता है, कभी कभी एक की जगह हमको 2 चेक करना पड़ेगा। 2 चेक करना, जब दूसरा चेक करोगे तो जब तुम्हारा ये मिल गया है तो 1 या 3 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर देख लेना 1 और 3 में अगर बी का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो वो तो फिक्स वही होगा, उसको चेक करने का जरूरत है नहीं तुम लोगों को। तो सी का देख लो, सी में अलग अलग दिया हुआ और डी में भी अलग अलग दिया हुआ है, इधर सी या फिर डी, दोनों में से कोई एक चेक करो। तो कौन सा चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ देख लेना तुमको जो इजी लगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग अभी यूज किए V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हो, है ना। V तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ये वाला। अब देखो V आर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको पहले V का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज हमको ये निकालना पड़ता ना, उसके बाद हम लोग I से डिवाइड करते फिर R मिलता, तो फिर हमको एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग सिर्फ V निकालें, वहीं से आंसर चला जाएगा हम लोग को। ओके क्लियर बच्चा, तो इस तरह से हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ यहाँ पर देखो द एक्सप्रेशन, ये सारा क्वेश्चन अभी तुम लोगों का जो आ रहा है वो सब इस साल जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम v इक्वल टू दिस वन, द डायमेंशन ऑफ एबीसी। ऐसा ही क्वेश्चन एक तो अभी हम लोग किया जाए, एबीसी बाई डी आया था, वो भी इस साल का क्वेश्चन था, ये भी आ गया। एबीसी का डायमेंशन निकालना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना उसका डायमेंशन हमेशा किसके दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा, रिजल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल टू होगा बताओ, वेलोसिटी। तो वी कैन राइट ए टी स्क्वायर इज वेलोसिटी, नंबर 1। दूसरा देखो c का डायमेंशन t के साथ ऐड कर रहे हैं, तो t और c दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो डायमेंशन ऑफ c विल बी इक्वल टू ओनली t एंड डायमेंशन ऑफ, अच्छा ये टाइम है, ओके ये टाइम है नीचे वाला, अब ऊपर में भी टाइम है, तो ये टाइम और ये टाइम तो कैंसिल हो गया, तो ये पूरा चीज का डायमेंशन सिर्फ b के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड b का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ b बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये तुमको निकालने के लिए बोला ए बी सी, अब ये ए बी सी को अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ a तो मिल जाएगा तुम्हारा क्या, v बाई टी स्क्वायर, ओके। अब a b c अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे एक t, यहाँ का एक t कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई टी बचेगा। क्लियर और नॉट बच्चा, a b c तीनों को मल्टीप्लाई करो, a की जगह में लिखो v बाई टी स्क्वायर, b की जगह में लिखो v और c की जगह में लिखो t, तो ऊपर में t नीचे में टी स्क्वायर, t एक कैंसिल हो जाएगा, तो v एंड v स्क्वायर बाई टी हो गया। अब v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है बताओ, दिस l स्क्वायर t टू द पावर -2, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी l t टू द पावर -1 स्क्वायर है, तो l स्क्वायर t टू द पावर -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई t, so it becomes l स्क्वायर t टू द पावर -3। तो योर करेक्ट आंसर इज l स्क्वायर t टू द पावर -3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, m नहीं है, m टू द पावर 0 होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके क्लियर हो रहा है बच्चा। अब यहाँ देखो द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, जिसका डायमेंशन सेम नहीं हो वो कौन सा होगा। तो टॉर्क एंड एनर्जी तो अभी हम लोग देखें डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन एंड इंपल्स, तो सरफेस टेंशन का भी डायमेंशन हम लोग देखें, इंपल्स का भी डायमेंशन देखें। सिर्फ इंपल्स लिखा रहेगा तो मतलब लीनियर इंपल्स, ठीक है, एंगुलर इंपल्स नहीं कंसीडर करेंगे, लीनियर इंपल्स कंसीडर करेंगे। एंगुलर अगर होगा तो मेंशन किया हुआ रहेगा। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन अभी हम लोग देखें फोर्स बाई लेंथ विच इज m t टू द पावर -2, एंड इंपल्स का मतलब क्या हो गया बताओ, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m
एल टी टू द पावर -2 इंटू टी, तो इट बिकम्स टी टू द पावर -2। इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग हो गया। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, थर्ड नंबर देखो, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग बोर्ड्स पोस्टुलेट में ये पढ़े हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट पर अगर घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr इक्वल टू nh/2π, ये होता है। तो ये nh/2π में ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये तो नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन h के डायमेंशन के बराबर होता है। दिस वन इज करेक्ट, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, अभी बताएं तुम लोगों को, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, सबका डायमेंशन सेम होता है। तो इसका भी डायमेंशन सेम दोनों का होगा, ये पेयर का भी सेम होगा, ये पेयर का भी सेम होगा। तो जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, इज योर करेक्ट आंसर दिस वन। ओके, ये तो हम बाकी चेक करने के लिए तुम लोग बताएं, लेकिन पहला वाला जब तुम चेक करोगे, देख करके भी प्रैक्टिस करोगे, देख करके ही समझ में आ जाएगा। टॉर्क एनर्जी सेम, बात चला गया। सरफेस टेंशन इम्पल्स, देखो सरफेस टेंशन इम्पल्स अलग है, तो यही आंसर तुमको मिल गया। ठीक है, तो टाइम कुछ लगने वाला है नहीं, तो वेरी इजीली बच्चा हम लोग ये सब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तुमको बोल दिया द इक्वेशन फॉर द रियल गैस इज गिवन बाय, दिस इज द वेन डर वाल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे तुमको पी वी आर टी, ये तो हम लोग जानते हैं, ए आर बी वेन डर वाल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर तुमको बोल दिया है ए बी टू द पावर -1, दैट मीन्स ए बाई बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन जो होगा इज इक्विवेलेंट टू क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्ट्रेन, compressibility, energy density. Compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus. Bulk modulus is one of the modulus of elasticity. Bulk modulus का डायमेंशन स्ट्रेस या प्रेशर के डायमेंशन के साथ सेम होगा, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, 1 बाई प्रेशर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं a इंटू बी टू द पावर -2 माने a बाई बी स्क्वायर क्या होता है। तो पहले देखो, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एडिशन है, तो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं p का डायमेंशन a बाई वी स्क्वायर के साथ सेम होगा, तो a हो गया p इंटू वी स्क्वायर। ओके, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए बोले, पूरे इक्वेशन में जहां पर भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में देखना एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो याद रखना वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मल्टीप्लीकेशन डिविजन आर पॉसिबल इन डिफरेंट डायमेंशन, बट दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो देयर डायमेंशन मस्ट बी सेम। तो यहाँ से हम लोग b का डायमेंशन क्या निकालेंगे बताओ, ओनली वॉल्यूम, v वॉल्यूम है, तो यहाँ से बताओ a बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p इंटू बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो कैंसिल, तो p के बराबर हो गया, है ना। तो a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन प्रेशर के साथ इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया विच इज नॉट प्रेशर, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज ऑन, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये तीन अगर नहीं होगा तो बचा हुआ क्या रह गया, एनर्जी डेंसिटी, यही होना चाहिए, है ना। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये निकाल करके देख लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये निकालेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया बताओ, एनर्जी हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 और वॉल्यूम हो जाता है एल क्यूब, तो एल स्क्वायर अगर कैंसिल हो जाएगा तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। प्रेशर का डायमेंशन यही था ना, फोर्स बाई एरिया, फोर्स हो गया तुम्हारा कितना बताओ, एम एल टी टू द पावर -2, एरिया एल स्क्वायर एल कैंसिल हो गया, एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो दिस इज द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है बच्चा, इस तरह से हम लोग वेरी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखो तुम लोगों का इस साल 2025 का है। अब यहाँ फिर से मैचिंग आ गया, तो मैचिंग के लिए हम लोग हमेशा क्या देखेंगे, ऑलवेज चेक करेंगे जो सबसे इजी है वो वाला ले लो। अगर वो ऑप्शन तुम्हारा कोई मिलता है तो एक अगर मिलता है तो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पहला वाला दिया हुआ यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब हो गया बच्चा एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये जनरली सबको याद रहता है। एम एल इनवर्स टी इनवर्स यहाँ पर कितना है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स ये वाला है। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स मतलब ए 4 के साथ मैच कर रहा है। ओके, तो ए 4 के साथ मैच करने वाला ऑप्शन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखो 2 दिया हुआ है, तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2 या 3 होगा। तो बाकी तो 2 ऑप्शन चला गया, वो तो होगा ही नहीं। अब 2 या 3 में बाकी दोनों को देखना है। देखो यहाँ पर बी देखोगे तो 1 और 2 अलग अलग है, 2 1 अलग अलग है, 3 3 सेम है, तो डी यूज करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डी के लिए तो ये कंफर्म हो गया कि तुम्हारा 3 ही होगा, है ना। तो डी वाला को चेक करके इसको चेक करने का कोई हमको जरूरत नहीं है, ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इसके लिए कंफर्म हो गया तो ये 3 ही होगा। ओके, अब तुमको बचा बी और सी, दोनों में से कोई भी एक, इंटेंसिटी ऑफ द वेव यूज कर सकते हो, उसका डायमेंशन निकाल लो, या प्रेशर ग्रेडियंट निकाल लो। इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी बाई एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। अगर इससे निकालते हैं हम लोग तो वहां से भी निकाल सकते हो, वो मैच कर सकता है। और प्रेशर ग्रेडियंट अगर निकालोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज प्रेशर पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर बोलोगे डीपी बाई डी एल
तो प्रेशर बाई लेंथ, प्रेशर का भी हम लोग देखें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, m l to the power -1 t to the power -2 by l, so it becomes m l to the power -2 t to the power -2, तो m l to the power -2 t to the power -2 becomes प्रेशर ग्रेडियंट, ये हो गया है ना। तो C प्रेशर ग्रेडियंट 2 नंबर होगा, तो C प्रेशर ग्रेडियंट कौन सा है, 2 नंबर होगा, तो ये मिल गया तुम्हारा इसके साथ, तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 2। क्लियर बच्चा। या तो तुमको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि ए का ही चारों ऑप्शन तुम्हारा 1 2 3 4 अलग अलग होता है, तो फिर एक ही चेक करेंगे हम लोग, दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा ए के साथ 4 मिला और दूसरा ऑप्शन में भी 4 है ठीक है, तो यहाँ पर बाकी बी सी और डी में देख लेना किसमें सेम है, जिसमें बाकी दोनों में सेम रहेगा तो वो तो हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं, वो तो कंफर्म हो गया कि सी डी का ऑप्शन 3 ही होगा, है ना। तो अब इन दोनों में से कोई एक और चेक करना पड़ेगा सो दैट हम कंफर्म हो सके कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब बी भी चेक कर सकते हो, सी भी चेक कर सकते हो, बी और सी में से कौन सा चेक करना पड़ेगा बताओ। अब तुमको जो इजी लगे, ठीक है, इजी तो सभी रहता है, लेकिन तुमको जो इजी लगे उसको यूज कर लो। प्रेशर ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो, इंटेंसिटी भी यूज कर सकते हो। अगर इंटेंसिटी ऑफ द वेव यूज करते हो, इंटेंसिटी ऑफ द वेव का मतलब क्या हुआ बताओ इंटेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से भी निकल सकता है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, एम एनर्जी हो गया तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एंड एरिया इज इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया एल स्क्वायर एंड दिस इज टाइम टी, टाइम टी। सो एल स्क्वायर कैंसिल, तो एम टी टू द पावर -3, एम टी टू द पावर -3, देखो एम एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -3, तो दिस इज व्हाट द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी। ये भी निकाल सकते हो तुम लोग, तो बी का डायमेंशन हो जाएगा 1, बी का डायमेंशन कौन सा हो गया 1, तो फिर सी निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, बी का 1, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। क्लियर बच्चा, कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर होगा जो तुम क्विक कैलकुलेशन कर पाओ, वो जो दिमाग में पहले आ जाएगा उसको करोगे। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो देखो बच्चा पार्टी ये तुम्हारा नीट 2021 का क्वेश्चन है। नीट 2021 में क्वेश्चन दे दिया हुआ था यूनिट डायमेंशन में ई एंड जी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन ई बाई जी हैज द डायमेंशंस ऑफ, ई बाई जी का डायमेंशन क्या होगा। तो अब यहाँ पर तो तुम दो काम कर सकते हो, एक काम तो ये कर सकते हो कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, वो पुट करो। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो उसको डायरेक्ट पुट करो, या फिर उसको निकाल लो, निकालने के बाद उसको पुट करके कैलकुलेट करो कि ई बाई जी का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, एनर्जी इन ग्रेविटेशन चैप्टर विथ जी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, जी m1 m2 बाई आर, ये होता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है बताओ, हमको तो निकालना है ई बाई जी, तो ई बाई जी का डायमेंशन यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, m1 m2 बाई आर होता है, तो ई बाई जी का डायमेंशन m1 m2 बाई आर का डायमेंशन सेम होगा, तो हमको ई और जी अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पुट करो, ये हो गया एम 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 स्क्वायर बाई आर, आर ऊपर चला गया लेंथ एल स्क्वायर एल टू द पावर -1, एल एम स्क्वायर एल टू द पावर -1 कौन सा गया बताओ, एम स्क्वायर एल टू द पावर -1, टी है ना, टी टू द पावर 0 हो जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्लियर बच्चा, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर वेरी क्विकली निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे इजीली बन जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ रहता नहीं है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है बच्चा हम लोग, ठीक है, उसको यूज करके यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़े स्पीड ऑफ द लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर ये होगा रूट अंडर, तो रूट को हटा दो, स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो हमको इन दोनों को अलग अलग निकालने का तो जरूरत ही नहीं है, इसके बराबर तो सी स्क्वायर का डायमेंशन, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सी स्क्वायर का डायमेंशन लिख सकते हैं, सी स्पीड ऑफ लाइट विच इज स्पीड एल टी टू द पावर -1, उसका स्क्वायर कर दो, तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, योर आंसर इज कंप्लीट। कहाँ है बताओ, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज दिस वन, योर आंसर इज नंबर 1। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो अगेन मैच करने का। अच्छा यहाँ पर मैच करने का देखो, ये एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, ये तुम्हारा क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन सेम इस साल जे मेन 2025 में आ गया है, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो मैचिंग के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से देखो एक ऑप्शन
4 है, एक ऑप्शन 3 है, एक ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 1 है, सब डिफरेंट है। इसका मतलब इजी है। इजी का मतलब क्या हुआ, कोई एक निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। ए में ही क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी एक निकाल सकते हो। सबसे इजी तो इसमें हम लोग के लिए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लेकिन डी में है। डी में देखो 1 1 4 2, 1 1 रिपीट हो सकता है ना, तो डी में 1 1 रिपीट अगर ये अगर आ गया 1 या 3 में तो कोई एक ऑप्शन आ गया तो तुमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरा देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी है बच्चा, कहीं से भी हो, तो एनर्जी का डायमेंशन सब जगह एनर्जी के लिए होगा। एनर्जी का भी हम लोग को जनरली याद रहता है, तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया बी। बी के लिए हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अच्छा, बी भी मैच कर सकता है। अब पोटेंशियल अगर देखोगे तो पोटेंशियल 3 है, पोटेंशियल पोटेंशियल कहाँ है, सी। सी के लिए 2 3 1 4। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल का भी डायमेंशन सबका अलग अलग है और ए ऑप्शन का भी डायमेंशन सब अलग अलग है। तो सिर्फ ए और सी ऐसा ऑप्शन है जो एक निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो तुम यहाँ से ए भी निकाल सकते हो और सी भी निकाल सकते हो। जिसमें से एक चीज देखो, यहाँ जितना डायमेंशन है सब में m टू द पावर -1 सिर्फ एक ही में है ना। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम निकाले तो याद है m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2 आया था। तो m टू द पावर -1 सिर्फ जी के डायमेंशनल फॉर्मूला में आता है इन चारों में। तो इसमें सिर्फ यही एक मिल रहा है जो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ सेम होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, 4। और ए का 4 अगर होगा तो तुम्हारा आंसर ये हो गया, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमको चेक करना है, अगर जैसे मान लो सी का डायमेंशन अलग दिया होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालने बताया बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा u डिवाइडेड बाई मास, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा u माने m l स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई m करोगे, m कैंसिल हो जाएगा तो l स्क्वायर टी टू द पावर -2 होगा। l स्क्वायर टी टू द पावर -2 इज दिस वन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया 2। ठीक है, तो 2 सी का डायमेंशन हो गया 2, 2 यहाँ पर है ना, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम लोग वेरी इजीली ऑप्शन देख करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मैचिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि हमको चारों कॉलम 1 कॉलम 2 का चारों ऑप्शंस को मैच करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी तो एक से ही काम चल जाता है, अगर एक की जगह बहुत जरूरत पड़ेगा तो तुमको 2 चेक करना पड़ेगा। तो ये तुमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बच्चा कि दूसरा वाला कौन सा चूज करना है या पहला वाला कौन सा चूज करना है। अगर बगैर इस तरह से देखे हुए तुम लोग डायरेक्ट बनाने चले जाओगे तो पता चलेगा कि चारों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले ही दे दिया, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन से के साथ मैच करेगा बताओ। यहाँ पर m, यहाँ पर m, एक m यहाँ एक m, m टू द पावर -1 है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m टू द पावर -1 होता है। अगर ये याद रखो तो डायरेक्ट बोल सकते हो ये इसके साथ मैच करने वाला है। ठीक है, तो a 2 के साथ मैच करने वाला है, a 2 के साथ मैच करने वाला है 1 2 और 4, तीन ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको b भी चेक करना पड़ेगा, सी भी चेक करना पड़ेगा, डी भी चेक करना पड़ेगा। जिसमें से सी ऑप्शन में देखो हम लोग का आंसर क्या होगा बताओ, ए 2 हो गया ना, 2 2 2, मतलब ये वाला तो बात ये नहीं रहा। ओके, अब अगर सी में देखोगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो तीनों अलग अलग है। सी में अगर हम लोग पता चल गया, बी में देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1, तो इन दोनों में से कोई एक आ गया तो फिर हम फर्दर एक चेक करना पड़ेगा। डी में देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों में कोई एक आ गया तो फिर फर्दर हमको चेक करना पड़ेगा। तो बेटर है अगर हम लोग सी को चेक कर लें, तो सी में देखो 1 3 4 अलग अलग, 1 3 4 सब अलग अलग है, कोई एक तो मैच करेगा, जो मैच करेगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अब सी में है क्या, यहाँ पर देखो सी में है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड करेंगे तो मास कैंसिल हो गया, क्या बचा रहेगा एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 कौन सा है, दिस वन। तो सी का डायमेंशन हो गया तुम्हारा दिस वन। ओके, तो सी हो गया 3 और सी 3 हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ, दिस वन। ओके, योर करेक्ट आंसर विल बी 2। तो फिर आगे हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा। तो कॉलम अगर मैच करने वाला भी रहे, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 या लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे मैच करने के लिए दे दे, एक्चुअली अगर इसका रूल तो यही है कि सबको सबके साथ मैच करना पड़ेगा, तो 4 करना पड़ेगा, 4 नहीं तो 3 तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग 1 या 2 मैच करके डायरेक्ट हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो उसके लिए तुमको ये स्मार्ट वर्क कर लेना पड़ेगा कि कौन सा हमको सिलेक्ट करना है। क्लियर बच्चा, चलो अब ये देखो, 3 identical spheres of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of length a. When released, they interact only through gravitational force and collide after a time t equal to 4 seconds. If the sides of the triangle are increased to length 2a and also the masses of the spheres are made 2m, then
दे विल कोलाइड आफ्टर कितना सेकंड के बाद वो लोग कोलाइड करेगा। तो इसको हम लोग यूनिट डायमेंशन से बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स में 3 मासेज रहेगा, तो इसको हम लोग रिलेटिव मोशन यूज करेंगे तो वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्विकली सॉल्व हो जाता है। इसमें क्वेश्चन तुम लोगों को देखना, इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर 3 आइडेंटिकल मास रख दिया है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से वो लोग मूव करना शुरू किया और तीनों जाकर के एक पॉइंट पर मीट किया। 4 मास के लिए भी दे सकता है, आर प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, 5 भी दे सकता है, रेगुलर पेंटागोन 6 भी दे सकता है, रेगुलर हेक्सागोन, इवन 12 साइड वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को जेईई मेन में दे चुका है। वो सबको बनाने का तरीका क्या है, हर एक मास जब दूसरे की तरफ मूव करेगा पकड़ने के लिए, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, बोथ ऑल ऑफ देम विल मूव विद द सेम स्पीड टुवर्ड्स द अदर। तो उसका जो पाथ होगा एक्चुअली वो सब जाकर के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मीट कहां पर करता है, एग्जैक्टली एट देयर सेंटर ऑफ मास। तो ये इस तरह का पाथ में यहां जाकर के मीट करेगा, इसका पाथ ऐसे घूमते घूमते यहाँ मीट करेगा, इसका पाथ ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर मीट करेगा, इस तरह से घूमते घूमते सब सेंटर में जाकर के एक साथ मीट कर जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, देखो कोई भी 2 पार्टिकल को ले लो, एनी 2 मासेस को कंसीडर कर लो, एनी 2 मासेस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग एल मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है, एल। जब वो सेंटर ऑफ मास में जाकर के मीट करेगा तो उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एक का डिस्प्लेसमेंट आर एक के रिस्पेक्ट से कितना हो गया, एल, है ना। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ कवर किया वो निकालो। तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिला, इस लाइन के बराबर दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, इस लाइन के बराबर, बिकॉज इन दोनों के बीच में इस लाइन के बराबर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वही ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना। तो इस v को अगर हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ देंगे तो ये 60 डिग्री है, तो v का यहाँ कंपोनेंट हो गया v cos 60 और यहाँ हो जाएगा v sin 60। तो v cos 60 और ये v, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी इसका डिस्टेंस को 0 करेगा और ये इसको ऊपर उठाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर उठाएगा। एक्चुअली मीट तो यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा ना, ये ऊपर उठाने का काम कौन करेगा, ये करेगा, और ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी के साथ आकर के मीट करेगा। तो मीटिंग टाइम अगर यहाँ से निकालना है, कोई भी 2 पार्टिकल ले सकते हो, एनी 2 पार्टिकल, उन दोनों के बीच में इनिशियली जो डिस्टेंस था उसको 0 कर देना है, तो वही डिस्टेंस उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना, ये कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर हो गया मीटिंग टाइम मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा एल, और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, this one is v and this one is v cos 60 degree which is v by 2, as they are moving in opposite direction so their relative velocity will be equal to v relative कितना हो जाएगा बताओ, v plus v by 2 as they are moving in the opposite direction। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट कर देते तो रिलेटिव वेलोसिटी वहां से निकल जाता है। जैसे मान लो अगर तुमको ये एक क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागोन के लिए भी मिलता है, रेगुलर हेक्सागोन के लिए अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पर v, यहाँ पर v, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होता है ना। तो v का अब ये कंपोनेंट यहाँ पर v cos 60 हो जाएगा। तो अब इन दिस के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब उन लोगों का मीटिंग टाइम अगर निकालोगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो l होगा, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये मान लो l होगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस v बाई 2 विच इज इक्वल टू v बाई 2। यहाँ पर दे आर मूविंग, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v प्लस v बाई 2। v प्लस v बाई 2 होगा कितना बताओ, 3v बाई 2, 2 ऊपर चला गया तो इट इज 2l बाई 3v। ठीक है, 2l बाई 3v। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का मीटिंग टाइम उन दोनों के मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस इनिशियल सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में तुमको क्या दे दिया हुआ था, पहले वो लोग मीट किया आफ्टर टाइम 4 सेकेंड, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इंक्रीज टू लेंथ 2a, साइड्स को 2a कर दिए एंड मास को 2m कर दिए, तो मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, साइड को 2a कर दो, l को 2l कर दो, या a को 2a कर दो, तो इसका मीटिंग टाइम सिर्फ डबल हो जाएगा, है ना। तो इनिशियली मीटिंग टाइम अगर तुम्हारा दिया हुआ कितना 4 सेकेंड, तो फाइनली मीटिंग टाइम कितना होगा, अगर यहाँ l को सिर्फ 2l लिख दो, v तो वही है, v को तो चेंज करने नहीं बोला और मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ l को 2l करेंगे, इसका मतलब मीटिंग टाइम डबल हो जाएगा। पहले 4 सेकेंड था तो अभी कितना हो जाएगा 8 सेकेंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 8 सेकेंड, करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड। क्लियर बच्चा, तो इस तरह से हम लोग इस तरह ऐसा टाइप का क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, वापस से आ गया फिर मैचिंग। मैचिंग के लिए अगर पहले वाला हम लोग देखें तो पहले वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में यहाँ पर 3 2 3 3, यहाँ पर 4 3 2 4, यहाँ पर 1 4 1 2, यहाँ पर 2 1 4 1। अच्छा, सब में रिपीट हो रहा है, तो कोई एक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला वाला, इसका मतलब 2 तो चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, तो
कोई एक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला वाले से स्टार्ट करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग अभी सीखे थे ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी, टी इज टेम्परेचर, ई इज एनर्जी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सिर्फ टेम्परेचर से डिवाइड कर दो एनर्जी को, एनर्जी होता है क्या चीज बताओ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करो यहाँ पर, अच्छा यहाँ केल्विन यूज किया है के, तो के टू द पावर -1 हो जाएगा, ओके, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए ये हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए ये हो गया, तो 1 के लिए 3 हो गया, 1 के लिए 3 तुम्हारा देखो 1 3 4, इसका मतलब ये वाला बात ये नहीं होगा, ठीक है, ये बात हो गया, ये नहीं होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे डी, डी में देखो अगर बी तुम लोग चूज कर सकते हो, तो बी में अगर चूज करोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 दो बार रिपीट हो रहा है। अगर सी यूज करोगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 1 1 रिपीट हो रहा है। अगर ये वाला आ गया दोनों में से, तो इन दोनों में से कोई एक है तो फिर से हमको चेक करना पड़ेगा तीसरा वाला, है ना। लेकिन अगर हम लोग डी यूज करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तीनों अलग अलग है, तो कोई एक ही मैच करेगा, दो तो एक साथ हो नहीं सकता है। तो हम लोग बेटर यूज करना क्या, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग निकाल लेंगे, Q इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स। तो K इक्वल टू हो गया Q इंटू एक्स, तो Q के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, Q हीट, हीट एनर्जी वर्क डन एंड टॉर्क, सबका डायमेंशन सेम होता है, एक्स हो गया लेंथ, एल ए, अब ये दोनों ये पूरा नीचे आ जाएगा इसका, देखो ए एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस को यहाँ पर के केल्विन के लिए यूज किया है, टी टाइम टी यूज किया है, एल स्क्वायर कैंसिल, चलो एम हो गया यहाँ पर एल टी टू द पावर -2, सॉरी -3 होगा, ये टी ऊपर चला जाएगा, -3 के टू द पावर -1, चलो ये हो गया तुम्हारा एम एल टी टू द पावर -3 के टू द पावर -1, एम एल टी टू द पावर -3 के टू द पावर -1, दिस इज व्हाट थर्मल कंडक्टिविटी, ये तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। तो डी मैच करेगा किसके साथ, 2 के साथ, डी अगर 2 के साथ मैच करेगा तो योर करेक्ट आंसर इज 1, बाकी तो कोई है नहीं। अब तुम लोग ये भी कर सकते थे, मान लो अगर हम लोग ये यूज करते बी निकालते, तो बी अगर का वैल्यू निकालते तो बी में आएगा 4 हम लोगों का, है ना। अब 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो फिर से हमको सी चेक करना पड़ेगा या डी चेक करना पड़ेगा, तो हमारा नंबर ऑफ मैचिंग एक बढ़ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोगों को देख करके क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कौन नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव फर्दर टाइम, आगे वाला टाइम हम लोग को सेव करना है, कर सके। क्लियर हुआ बच्चा, चलो ये भी तुम्हारा जे मेन का क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम the quantity representing the ratio of the electric flux and magnetic flux has dimension of m to the power p, l to the power q, t to the power r, a to the power s, where the value of q and r क्या होगा। तो क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चा पहले समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का फॉर्मूला हम लोग को याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तुम्हारा E इंटू ए और मैग्नेटिक फ्लक्स था तुम्हारा B इंटू ए मीन्स एरिया, है ना। तो एरिया एरिया तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या E बाई बी। अब E बाई बी हम लोग पढ़े, E बाई बी हम लोग E और B का डायमेंशन पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग तो ये पढ़े कि E बाई बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े ना, E बाई बी इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी, C भी हो सकता है V भी हो सकता है ना। तो E बाई बी अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो E बाई बी इक्वल टू C होगा, अदरवाइज V होगा। तो E बाई बी इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, एल टी टू द पावर -1, ओके। तो एल टी टू द पावर -1 का मतलब हो गया क्या, एल टू द पावर तुम्हारा 1 होगा और टी टू द पावर -1 होगा। तो तुमको बोला है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q एंड R, तो Q का वैल्यू हो गया 1 और R का वैल्यू हो गया -1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू -1, करेक्ट आंसर इज दिस वन, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, बच्चा पार्टी बुझने को पड़ता है, क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये सब ट्रिक्स अगर हम लोग यूज़ करना सीख लिया तो ये क्वेश्चंस करने में कोई टाइम नहीं लगता है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग क्लास के अंदर, स्ट्रेस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर प्रेशर, सबका डायमेंशन सेम होता है ना। तो स्ट्रेस बोल दिया, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, फिर बिकम m l to the power -1 t to the power -2, m l to the power -1 t to the power -2, पहला ही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन।
ये नीट 2020 का क्वेश्चन था तुम्हारा। ये हो गया फिर से जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी डिफाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज डायमेंशंस ऑफ दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अभी जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो था। यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मान लो हम लोग पी से डिनोट करें और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम से डिनोट करें। अब पी का फॉर्मूला होता है क्या चीज बताओ, Q इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी एक डाइपोल का कोई भी एक एंड का चार्ज ले लो, दोनों तो सेम होता है, इनटू उसका लेंथ ले लो। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखेंगे, एम इंटू एल। एल एल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब चार्ज और एम इसका डायमेंशन लिखो। चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या चीज बताओ, आई इंटू टी, और एम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, एम बिकम्स इक्वल टू आई इंटू एल। शुरू में लिखवाए थे ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है करंट इंटू लेंथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, और चार्ज हम लोग आई इंटू टी जानते हैं, तो आई आई ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो बचा क्या रह गया बताओ, टी बाई एल, तो टी टू द पावर 1 और एल टू द पावर -1 हो जाएगा। टी टू द पावर 1 एल टू द पावर -1 हो जाएगा। एल को ऊपर लेकर के चले गए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तुमको पूछा पी और क्यू। पी हो गया तुम्हारा पी एंड क्यू, पी हो गया तुम्हारा एम, m to the power p and l to the power q, ओके। p and q, m to the power p, m to the power p, m तो है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, और l to the power q, l to the power -1, तो 0, -1, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 0, -1, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके बच्चा। p एंड q का वैल्यू पूछा है, तो p यहाँ पर देख लेना, l और t का डायरेक्ट देख करके मत बोल देना। l और t अगर हो तो -1, -1, तो -1, भी ऑप्शन में है, ये जल्दी जल्दी में ये मत बोल देना। m टू द पावर p है, तो p का वैल्यू m तो है ही नहीं, है ना, तो m टू द पावर p 0 हो जाएगा, और l टू द पावर q, q का वैल्यू आ गया तुम्हारा कितना, l l l l q, हाँ q हो गया तुम्हारा l टू द पावर -1 होगा, तो -1 तुम्हारा आंसर ये वाला हो गया। क्लियर बच्चा। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, जल्दबाजी में आंसर तो आ जाता है लेकिन ऑप्शन मैच करते वक्त गलती हो जाता है कि ये भी लग रहा है, ये जल्दी में एक जैसा रहेगा, इसको टिक करेंगे। तो ऑप्शन टिक करते वक्त जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन पढ़ना एक, पढ़ते वक्त समझा कि क्या निकालने के लिए बोला है, उसमें जल्दबाजी मत करना। और दूसरा, जब ऑप्शन टिक करोगे तो प्रॉपर आंसर कौन सा होना चाहिए उसको भी प्रॉपर सही से देख करके फिर टिक करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा लोग पूरा क्वेश्चन करेक्ट बना लिया, करेक्ट बनाने के बाद जब वो ऑप्शन टिक करने गया तो वहां पर गलती हो जाता है। एक जैसा लगा, जल्दी जल्दी में ए और बी एक ही लग रहा, एक देख करके टिक कर दिया, टिक करके चलाया, ठीक है, तो वो गलती मत करना। ये बच्चा 2005 का फिर से इस बार बहुत सारा मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया था। यहाँ से भी अगर हम लोग को बोलते हैं मास डेंसिटी, इम्पल्स, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी इजी है बच्चा, कोई भी लेकर के बना सकते हो। अगर पहला वाला हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब होता है डेंसिटी, सिंपल, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर ए का लिए देखो 4 1 4 2, ये दो ऑप्शन सेम है, इसमें 2 3 2 3, यहाँ पर 3 4 1 4, यहाँ पर 1 2 3 1, मतलब सब में रिपीट हो रहा है, तो कोई से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता है जहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा हो तो फिर हम लोग वही वाला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ताकि एक निकालेंगे तो चारों का आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन अगर देखो कि सब में रिपीट हो रहा है तो कोई एक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला वाला से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m बाई एल क्यूब, ओके। तो m बाई एल क्यूब कहाँ पर है बताओ, m बाई एल क्यूब ये हो गया, तो इसका डायमेंशन 4 के साथ मिला, ओके। तो 4 मतलब हो गया A4, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से देखो, अगर हम लोग बी चेक करेंगे तो बी में 2 2 दोनों में एक ही ऑप्शन है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब बी का 2 ही आएगा, है ना, बी का 2 ही आएगा, इसको छोड़ दो। अब सी में देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 और 1 अलग अलग है, यहाँ पर भी देखो 1 और 3 अलग अलग है, तो इसका मतलब या तो सी चेक करो या फिर डी चेक करो। तो सी एच डी कोई भी एक ऑप्शन अगर हम लोग चेक करेंगे तो वहां से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब सी में तुम्हारा पावर है, डी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो पावर भी यूज कर सकते हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यूज करते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग वेरी इजीली जानते हैं, बार बार यूज करते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो एम इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मास इंटू लेंथ स्क्वायर। अब एम एल स्क्वायर कौन सा बताओ, एम एल स्क्वायर दिस वन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ 3 होगा, 3 कौन सा बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3, सी वाला, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी था ना, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा हो गया 3, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया, ये बात ये हो गया, करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्लियर बच्चा। ये है तुम्हारा नीट 2024 का क्वेश्चन। नीट 2024 में क्वेश्चन क्या दिया होता है,
A force defined by F equal to a t square plus alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant is. तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी यहाँ पर कौन सा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या हो? जिसका डायमेंशन 1 होना चाहिए। अब डायमेंशन 1 होने के लिए तुम लोग ये यूज कर सकते हो कि हम लोग एज वी डोंट नो द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हमको हर एक में अल्फा और बीटा का डायमेंशन पुट करके चेक करना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन 1 आ रहा है। अब अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए तुम लोग इजी जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन और बीटा टी दोनों का डायमेंशन एफ के बराबर होगा, तो वहां से अल्फा होगा एफ बाई टी स्क्वायर, बीटा होगा एफ बाई टी। ये डायमेंशन निकाल करके अल्फा बीटा हर एक में पुट करके चेक करो कौन सा 1 आ रहा है, वो आंसर वही होगा। या फिर इसमें अगर तुमको स्मार्ट वर्क करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ? क्योंकि हम लोग को ऑप्शन में अल्फा बीटा और टी दिया हुआ है, एफ नहीं है, तो हम लोग अल्फा बीटा और टी राइट हैंड साइड में। अब एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग क्या सीखे? दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सेपरेट करेंगे तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ये तो बच्चा क्लियर है कि अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी का डायमेंशन तो सेम है, तभी तो उसको ऐड या सेपरेट कर रहे हैं ना। तो दोनों का डायमेंशन अगर सेम होता है तो सेम डायमेंशन वाला दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सेम डायमेंशन वाला दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 विच इज डायमेंशनलेस। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको मिल जाएगा। तो अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा अगर डिवाइड करोगे बीटा टी तो आंसर विल बी अल्फा टी बाई बीटा। दिस इज योर आंसर, अल्फा टी बाई बीटा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चा? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को वेरी इजीली हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, चलो हाँ चलो ये क्वेश्चन आ गया। ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म दे देता है। एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लोग उसको कैसे बनाएंगे? साइन कॉस का तो क्वेश्चन एक आया था, वो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको दे दिया हुआ था क्या चीज? देखो, कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू दिस वन। एक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, if t is the temperature, k is Boltzmann constant, theta is the angular displacement and x has the dimensions of length। ठीक है, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? क्लियर बच्चा? तो यहाँ पर से समटाइम्स तुमको अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए बोल सकता है, वो भी निकालने के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर तुमको बोल दिया कि ये चारों में इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला बात तो ये समझ लो कि साइन थीटा जो है ये स्पेशल फंक्शन हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं होता है। एफिशिएंसी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, है ना। आउटपुट बाय इनपुट एक ही क्वांटिटी रहेगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंड दूसरा हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ओके, तो ये अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, इसका डायमेंशन भी 1 आएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा बिकॉज इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। दूसरा, लॉग के अंदर जो है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा एक्स बाई के टी ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। ओके बच्चा, अब बताओ यहाँ से पहला क्या दिया हुआ? डायमेंशन ऑफ बीटा आर सेम एज दैट ऑफ फोर्थ। बीटा का डायमेंशन फोर्थ के साथ सेम है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये के टी डायमेंशन किसका आया था बोलो तो? हाफ के टी। एनर्जी आया था, एनर्जी मतलब वर्क डन, तो हम लोग बीटा इंटू एक्स इक्वल टू एनर्जी या फिर वर्क डन लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बीटा यहाँ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स यहाँ पर डिस्टेंस है। ओके, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। क्लियर बच्चा? इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा आर सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ये करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखो, डायमेंशन ऑफ अच्छा यहाँ देखो, ये वाला पहले देखते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ ईटा टू द पावर -1 इंटू साइन थीटा, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। तो इसका बोला आर सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट मीन दिस वन इज आल्सो करेक्ट। अब यहाँ देखो, डायमेंशन ऑफ अल्फा आर सेम, अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अल्फा टू द पावर -1 इंटू एक्स, अल्फा टू द पावर -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा टू द पावर -x इंटू एक्स, ये और ये दोनों का डायमेंशन 1, दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा एक्स बाई के टी। क्लियर बच्चा? अब यहाँ से बताओ, ये बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा टू द पावर -1 इंटू एक्स मतलब क्या हुआ? एक्स बाई अल्फा, तो एक्स बाई अल्फा इक्वल टू के टी होगा, और के टी क्या था? एनर्जी या वर्क। ओके, एनर्जी या वर्क, तो यहाँ पर तुमको बोल दिया है अल्फा टू द पावर -1 इंटू एक्स आर सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, तो मतलब ये भी करेक्ट बोला है।
अब यहाँ से देखो अल्फा सेम एज दैट ऑफ बीटा, तो अल्फा और बीटा के डायमेंशन सेम होगा, अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा ना, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग डायरेक्ट ये चेक नहीं करके डायरेक्ट अगर यहाँ चले आते तो ये वाला ऑप्शन देख करके तुमको समझ में आ जाता कि ये डायमेंशनलेस, ये वाला जो है नॉट करेक्ट, मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो अल्फा और बीटा में क्या लिखेंगे हम लोग, दे आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर, so their dimension can never be same, so correct answer will be equal to this one। क्लियर बच्चा, बाकी तीनों का डायमेंशन सेम हो रहा है, बट समझने के लिए कैसे सेम हो रहा है ये हम लोग को समझे हैं। एंड लास्ट फाइनल आंसर होगा हम लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर 4। नाउ ये भी बच्चा देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, the work done by a gas molecule in an isolated system is given by W equal to this one, where X is the displacement, K is the Boltzmann constant, and T is temperature, alpha and beta are constant, then the dimension of beta will be, beta का dimension यहाँ पर निकालने के लिए बोल दिया है। ओके चलो अब यहाँ पर देखो अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका डायमेंशन एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, अल्फा बीटा स्क्वायर का डायमेंशन वर्क डन के समान होगा, तो अल्फा बीटा स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू हम लोग वर्क डन लिखते हैं। ओके अब ये बना एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म हम लोग क्या पढ़े बोलो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी इक्वल टू 1 लिखेंगे। ओके तो बच्चा हम लोग यहाँ से अल्फा का डायमेंशन सिर्फ क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा का डायमेंशन, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। ओके तो अल्फा यहाँ चला गया, तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई के टी। अब के टी बताओ क्या था, वर्क डन या एनर्जी, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई वर्क डन। ओके तो ये अल्फा का डायमेंशन यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई वर्क डन बीटा स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो बीटा बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई एक्स, इट बिकम्स सो सिंपल। क्लियर बच्चा, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करोगे ये सब चीज होता ना इजी होता चला जाएगा। अब हमको बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए मतलब क्या निकालना हमको बताओ, वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू बाई एक्स। अब W हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बीटा बचा क्या चीज बोलो, फोर्स। अल्टीमेटली बीटा क्या बच गया, फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, ml t टू द पावर -2, तो ml t टू द पावर -2 हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में ये भी दे सकता था कि डायमेंशन ऑफ बीटा जो होगा इज सेम एज दैट ऑफ क्या चीज, बहुत सारा चीज ऑप्शन में दे सकता है, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, किसके बराबर होता है, करेक्ट आंसर होता है हम लोग का फोर्स। क्लियर बच्चा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसा भी आ जाए, कभी भी आए, कहीं से भी आ जाए, तो क्वेश्चन को हम लोगों को बनाने का तरीका सीखना चाहिए, कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। वेरी कूल माइंड होकर के क्वेश्चन को समझो, करो, और उसको कैसे हैंडल करना है इसका प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बच्चा हमेशा ऐसा ही दिया हुआ रहता है जिसको तुम किसी ना किसी तरीके से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, ये कुछ एग्जांपल्स हम तुम लोग को बताएं। अब इसी की तरह से और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, बनाओ, ट्राई करो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रहने दो। ओके, थैंक यू।